तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से हम आप ही के चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जूलॉजी वाले चैप्टर को ही जूलॉजी वाले पार्ट को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हार्ट कैसे काम करता है, और उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल्स कैसे होते हैं और क्या होते हैं। तो आज की इस पार्ट में हम सेल वाले पार्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल वाले पार्ट में ही हम समझने वाले हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी, डीएनए आरएनए के काम को भी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों को पिछले टॉपिक में जितने भी सेल्स बताए थे उनमें जीव द्रव्य के साथ न्यूक्लियस केंद्रक मेन था। ठीक है, मतलब था ही, मौजूद था ही, जिससे जो है कि सबको इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि आप लोगों को कैसे काम करना है। तो इस पार्ट में भी हम न्यूक्लियस को टारगेट करके टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेल है, उसमें है प्रेजेंट क्या, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बस। अब देखिए आगे चलते हैं। होता क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर ही देखिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होते हैं, और वो किस में होता है? देखिए वो किसको देता है? सेंट्रोसोम को देता है। सेंट्रोसोम को क्यों दे देता है? सेंट्रोसोम को देगा तभी तो ये आगे वाली पीढ़ी में जाएगा। आगे वाली पीढ़ी में जाएगा तो फिर क्या कोशिका विभाजन होगा। कोशिका विभाजन होगा तब तो फिर उनकी कोशिकाओं में फिर से न्यूक्लियस बनेंगे, सेंट्रोसोम्स वगैरह बनेंगे, तब तो आगे जाके फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ता जाएगा। क्यों? कोशिका विभाजन के कारण। ठीक है, तो होता क्या है कि कभी कभी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में, ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं बच्चे पैदा होने के समय। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ कभी, मतलब एकदम रेयरली जब गड़बड़ी हो जाती है तो फिर क्या होता है कि वो बच्चा नॉर्मल नहीं आता है। उनकी सारी कोशिकाएं जो होती हैं आपस में ना मेल नहीं खा पाती हैं, जिसके कारण से वो बच्चा थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। लेकिन क्या होते हैं कि ये बच्चे ज़्यादा देर दिन तक जी नहीं पाते हैं, है ना। इनकी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी कम होती है। ये आपस में थोड़ा सा इनकी कोशिकाएं जो है मेल नहीं खा पाते हैं इसी कारण से। ठीक है, तो इस तरीके से जीन के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं, इसको भी आगे समझते हैं ठीक से। ठीक है, तो ये जीन के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है यही इनमें से कोई रंग को निर्धारण करेगा, इसमें से कोई आकार को निर्धारण करेगा, इसमें से कोई साइज को निर्धारण करेगा। ठीक है, तो इसमें से कोई इस तरीके से कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। हुआ ये कि एक बार हमारे भारत के ही एक वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना जी, ठीक है, हरगोविंद खुराना, ये हमारे भारत के वैज्ञानिक थे। हरगोविंद खुराना ने क्या किया कि न्यूक्लियस को थोड़ा सा खोला, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए। और इसमें थोड़ा सा न्यूक्लियस को खोल करके थोड़ा सा ना हेर बदल किया, इसमें थोड़े से मतलब छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। छेड़छाड़ शुरू करने जब शुरू किया तो इनको पता चला कि इनके अंदर जो है बहुत सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं, और सबके काम जो है अलग अलग होते हैं। ठीक है, सबके काम अलग अलग होते हैं, और इसी छेड़ाछाड़ी के कारण ही जो है हम लोगों को आज करके हाइब्रिड खाना या फिर हाइब्रिड धान, कुछ भी जो है हाइब्रिड हम लोगों को देखने को मिल जाता है इसी छेड़ बदलाव के कारण। तो इसका मेन एग्जाम्पल हम लोग पहले देखते हैं जीव में किसमें? गाय में। ठीक है, तो गाय में भी कौन सी देख लेंगे हम? होल्स्टीन गाय। ठीक है, होल्स्टीन गाय सब सुने होंगे इसका नाम, एकदम सिंपल सा उदाहरण है इसलिए इसको दिया जा रहा है। होल्स्टीन गाय ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड के डेनमार्क में ये गाय पाई जाती है दोस्तों, इंग्लैंड के डेनमार्क में। और ये गाय दूध देती है 100 से लेकर के 80 लीटर तक। 80 लीटर से लेकर के 100 लीटर तक ये गाय एक दिन में दूध दे देती है। लेकिन साथ ही साथ ये गाय बहुत ज़्यादा आलसी होती है, मतलब कि ये जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वातावरण में खुद को ज़िंदा नहीं रह सकती है। इसको क्या है कि एसी के साथ टेम्परेचर में रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये इंग्लैंड के डेनमार्क में पाई जाती है। अब भारतवासियों ने क्या सोचा कि इस गाय को जो है भारत के एटमॉस्फेयर में लाया जाए और यहाँ से भी उनका जो है दूध का निकासी किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ये यहाँ के वातावरण में जिंदा नहीं रह पाएगी। तो हमारे भारत में भी एक गाय पाई जाती है। ठीक है, हमारे भारत में भी एक गाय है जिसका नाम है फिजिशियन। क्या है दोस्तों? फिजिशियन। ठीक है, फिजिशियन गाय। और ये गाय जो है ये होल्स्टीन के मुकाबले बहुत ज़्यादा तगड़ी नहीं होते, मतलब इतना ज़्यादा दूध नहीं देती है एक दिन में 80 से 100 लीटर, मतलब एवरेज दूध देती है, 20-30 लीटर के आसपास दूध देती है। और ये किसी भी टेम्परेचर में रह जाती है, इसके लिए ज़्यादा जो है तामझाम करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है,
तो हुआ कि हरगोविंद खुराना ने जिस प्रकार से न्यूक्लियस में छेड़छाड़ किया उसी प्रकार से सबको आइडिया हो गया। तो हुआ ये कि होल्स्टीन गाय के पूरे शरीर से छोटे से एक कोशिका को निकाल करके उसमें से छेड़छाड़ किया गया, उसमें से कोशिका को निकाला गया, कोशिका के अंदर से फिर न्यूक्लियस को निकाला गया, न्यूक्लियस के अंदर से फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को निकाला गया। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में से एक ही जेनेटिक्स में छेड़ बदल किया गया। कौन से जेनेटिक्स को? दूध देने वाली को। ठीक है, इसमें से दूध देने वाले जेनेटिक्स को छेड़छाड़ किया और इसको जो है मिला दिया गया किसके जेनेटिक्स से? फिजिशियन के जेनेटिक्स से इसको जो है मिला दिया गया। तो सब कुछ वही रहने दिया, खाल बाल चलना फिरना सिंग विंग सब कुछ, बस बदलाव किया गया किसमें? दूध देने की क्षमता में। तो दूध देने की क्षमता में जब बदलाव किया गया तो एकदम एक्यूरेट 80 से 100 लीटर दूध ये भी नहीं देगी, लेकिन एवरेज दूध देने लगी। ये भी कितना? 50 से 60 65 लीटर 55 लीटर ये भी दूध देने लगी। तो इस तरीके से जो क्रॉस मार्किंग से जो गाय बनी उससे हम कहते हैं होल्स्टीन फिजिशियन। क्या कहते हैं दोस्तों? होल्स्टीन फिजिशियन HF गाय। ठीक है, ये एवरेज देती है और इसको किसी भी तरीके से मतलब वातावरण में ये जी खा लेती है। बहुत ज़्यादा इसके लिए तामझाम करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए, अब क्या क्या कि वैज्ञानिकों लोग जो रहते हैं बहुत ज़्यादा खुरापात रहते हैं, एक जगह टिकते नहीं हैं। फिर जब न्यूक्लियस में और खोज किया गया तो पता चला कि अगर न्यूक्लियस खराब हो तो फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी खराब। ये सब कैसे खराब होगा ये आपको आगे पता चलने वाला है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस को खोल करके देखा गया। ठीक है, न्यूक्लियस को जब खोला गया, जब अब समझ जाइए कि न्यूक्लियस के अंदर एटेक्स जूम मारा गया। ठीक है, एटेक्स जूम जब मारा गया तो इसके अंदर जो है एक्स टाइप की संरचना मिली, एक्स टाइप की संरचना। ठीक है, इस तरीके से एक संरचना मिली, एक संरचना मिली जो कि जुड़े हुए थे, आपस में जुड़े हुए थे और इन एक संरचनाओं को नाम दिया गया क्या? क्रोमोजोम। ठीक है, क्रोमोजोम। इन एक संरचनाओं का नाम दिया गया क्रोमोजोम, जो कि जोड़े में थे। जो और ये कितने जोड़े में होते हैं? 23 जोड़े में होते हैं, मतलब कि 46 जोड़े में होते हैं। 46वां थोड़ा सा अलग होता है, ये क्यों? ये आपको आगे पता चल जाएगा। अब ये जोड़े में होते हैं क्योंकि हमारा शरीर में लगभग सारे जितने भी अंग हैं सारे जोड़े में ही हैं। हाथ पैर आँख मुँह सब तो जोड़े में ही है ना। तो ये भी क्या है? जो जोड़े में है और यही निर्धारण करता है क्या? जीन इन्फॉर्मेशन को, जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन को यही निर्धारण करेगा। अब न्यूक्लियस के अंदर देखिए एटेक्स जूम मारे तो एक ठो एक्स के समान संरचना दिखी। अब एक्स के संरचना को जब 10x जूम किया गया, इसको 10x जूम करके थोड़ा बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा, ये एक्स वाली संरचना होगी। इसकी खोज किसने की थी पूछ देता है, तो इसको खोजा था किसने? वाल्डेयर। किसने खोजा था दोस्तों? वाल्डेयर। ठीक है, ये खोजकर्ता हो गया हमारे, क्रोमोसोम नाम दिया गया था। अब इसका जो बड़े होने के बाद इसका जो साइज दिखने लगा ये हमारे हाथ के आर्म की तरह दिखने लगा, तो इसको आर्म कहा दिया गया। इसका जो ऊपरी भाग है पिछला वाला ये पूंछ की तरह दिखने लगा, तो इसको टोलोमल भी कहने लगे क्या? ठीक है, टोलोमल कहने लगे। ठीक है, अब इसको जो है थोड़ा सा और जूम करके ये बनाया गया है। और जूम जब किया गया ना तो इसमें जो है स्प्रिंग के समान संरचना दिखने लगी। ठीक है, इस तरीके से स्प्रिंग के समान संरचना दिखने लगी। तो जब ये स्प्रिंग के समान संरचना होगी तो इस स्प्रिंग नुमा संरचना को कहा गया क्या? DNA। ठीक है, क्या कहा गया दोस्तों? DNA। लेकिन वैज्ञानिक जो होते हैं खुरापात होते हैं, एक जगह नहीं रुकते हैं, तो वो क्या किया गया? वो क्या किया कि वो इस DNA नुमा संरचना को थोड़ा सा और बढ़ा दिए, खोल दिए, खींच दिए धागे को इस तरीके से। ठीक है, जब इस तरीके से इसको खोल दिया गया, इस तरीके से इसको खोल दिया गया है ना, तो जब इसको खोल के एक धागा नुमा संरचना बना दिया गया तो इसको कहा गया क्या? जीन। इसको कहा गया क्या दोस्तों? जीन। तो हमारे शरीर में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में बदलाव होते हैं वो किसके कारण होते हैं? वो जीन के कारण होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जीन के अंदर भी कुछ ना कुछ और मटेरियल होता है। ठीक है, जीन के अंदर और भी मटेरियल होता है। जो मटेरियल होता है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है और इस मटेरियल को कहा जाता है क्या? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड होता है और इसी न्यूक्लियोटाइड के कारण जो है आपका जो है पीढ़ी मतलब कि स्टॉप होता है, मतलब यही
पूरा न्यूक्लियोटाइड जो है निर्धारण करेगा आपके पीढ़ियों में कि किस तरीके से बदलाव होंगे, किस तरीके से चेंजेस होंगे, इसी न्यूक्लियोटाइड के कारण होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको थोड़ा सा समेट देते हैं। अगर ये लाइन नुमा संरचना रहा लंबा तो जीन, इसको समेट देंगे तो डीएनए, और अगर समेट देंगे गुच्छे एक साथ तो ये हो जाएगा फिर क्रोमोजोम, और इस क्रोमोजोम को फिर से अगर नॉर्मल स्थिति में ले आया जाएगा तो ये किसके अंदर आ जाएगा दोस्तों, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, कहाँ आ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। अब चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, डीएनए मिल जाएगा तो जीन भी मिल जाएगा, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब शरीर में देखिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को बदलने की प्रक्रिया को क्या 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 कहा जाता है, जीएम। जीएम मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन या जेनेटिक मॉडिफाई कहलाता है, जो कि इंसानों में करना कि ये सख्त मना है, इंसानों में करना ये सख्त मना है। अब इसी को जो है थोड़ा सा आप लोग जो खाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हाइब्रिड सब्जी, हाइब्रिड सब्जी भी इसी के द्वारा होता है। इंसानों में मना है लेकिन इसको सब्जियों में किया जा सकता है। जैसे कि मान के चलिए ये आलू है, इसके अंदर भी कोशिका है, उस कोशिका के अंदर भी न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस को निकाल लिए तो उसमें भी हम लोग को मिल गया क्या, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम जब मिल गया, इसको अंदर के डीएनए को भी खोदा गया, डीएनए को खोद करके जीन में निकाला गया। ठीक है, जीन निकाला गया, जीन के अंदर के फिर न्यूक्लियोटाइड को निकाल के, न्यूक्लियोटाइड जीन के अंदर के न्यूक्लियोटाइड को, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को निकाल करके इसमें से ये न्यूक्लियोटाइड है, ये मान के चलिए रंग को बता रहा है, ये आकार बता रहा है, ये टेस्ट बता रहा है, ये साइज बता रहा है। तो इस साइज वाले न्यूक्लियोटाइड को निकाल करके प्याज के, मान के समझ जाइए कि प्याज वाले, ये प्याज का न्यूक्लियस है, इस प्याज वाले न्यूक्लियस में मिला दिया गया। तो उस प्याज का या तो टेस्ट आलू की तरह हो जाएगा, या तो फिर अगर साइज के लिए निकालेंगे तो उसका जो है साइज में अंतर हो जाएगा। और इसी तरीके से जो है आजकल के सब्जियों को हाइब्रिड के द्वारा बदला जा रहा है। ठीक है, कैसे बदला जा रहा है, इसी हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा ही बदला जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हमारे जीन में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, ये भी एक तरीके से नहीं होते हैं, इनमें 4 श्रेणियाँ होती है, ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, ए, टी, जी, सी। इसे हम कहते हैं दोस्तों क्या, ATGC, मतलब कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, साइटोसिन। अब आप लोगों के मन में आएगा कि ये जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड हैं, तो ये जो लकीर बने हुए हैं यही एडेनिन और थाइमिन होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये समझ जाइए कि ये जीन का एक पार्ट हो गया, ये जीन का पार्ट हो गया, और इसी एक पूरे लकीर में ही पूरे के पूरे एडेनिन और थाइमिन होते हैं। जैसे कि ये हो गया एडेनिन, ठीक है, ये वाला हो गया थाइमिन, ये वाला हो गया ग्वानिन, और ये वाला हो जाएगा फिर साइटोसिन। इसके बारे में पूरा का पूरा एक मतलब टॉपिक पढ़ना है, बस ये इसको रफली यहीं पर समझना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से पाए जाते हैं। एडेनिन और थाइमिन जो होता है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और ग्वानिन और साइटोसिन जो होता है दोस्तों वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये अब ये देखिए, ये वाली जो पार्ट है डीएनए की, जो लकीर दिख रहे हैं, इसमें जो है डीएनए में ऊपर और नीचे 2 लकीरें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, 2 लकीरें दे रही हैं, इसके कारण ही हम इसे क्या कहते हैं दोस्तों, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे दोस्तों इसको हम लोग, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। और इसके जो ओरिजिनल मॉडल बना हुआ है उसे हम कहते हैं डबल हेलिक्स। क्या कहते हैं दोस्तों, डबल हेलिक्स। अब इसी से मिलता जुलता एक और होता है, कौन, वो होता है आरएनए। ठीक है, सेम मिलता जुलता होता है, लेकिन क्या होता है कि ये आरएनए दोनों तरफ से डबल हेलिक्स में नहीं बंद होता है, ये सिंगल होते हैं। आरएनए सिंगल होते हैं, ऐसे होते हैं, ये दोनों तरफ से डबल हेलिक्स से नहीं बने हुए होंगे, बस इतने ही होते हैं, ये पूरे नीचे तक भी नहीं है। ठीक है, अब आरएनए, इसी आरएनए के द्वारा जो है ना हमारे शरीर में वायरसेस जो है बढ़ने लगते हैं। क्यों बढ़ने लगते हैं, एकदम अच्छे, मतलब होता ये है कि हमारा डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स में घिरा हुआ है ऊपर और नीचे, और आरएनए जो है वो एक साइड से खुला हुआ है। तो आप बताइए कि इसमें से छेड़छाड़ करना ज़्यादा आसान किस में होगा, डीएनए या आरएनए में? आरएनए में होगा, क्योंकि आरएनए जो है एक साइड से पूरा खुला हुआ है, तो इसके किसी भी न्यूक्लियोटाइड को छेड़ा जा सकता है। लेकिन डीएनए में अगर छेड़े तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, सबको हटाना पड़ेगा। ऐसा ही होता है किसके साथ, आरएनए के साथ। इसमें जब छेड़ बदल होता है तो इसे हम कहते हैं आरएनए रेप्लिकेशन करने लगते हैं। ठीक है, इसी से जो है हमारे शरीर में फिर वायरसेस जो है बढ़ने लगते हैं,
आरएनए के कारण। आरएनए में जब चेंजिंग होती है तब आरएनए में होने वाली चेंजिंग को ही आरएनए रेप्लिकेशन के नाम से कहा जाता है। जीन की खोज किसने की थी, पूछ देता है। तो जीन की खोज की थी कि जोहानसन ने, ठीक है, जोहानसन ये जीन के खोज करता थे। अब देखिए पूछने वाले और कुछ सवाल हैं। क्या पूछा जाता है, डीएनए सब जानते हैं, 8वीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डीएनए की खोज की थी किसने, वाटसन एवं क्रिक ने, ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने। लेकिन होता ये है कि यूपीएससी वगैरह के सवाल में ये सारे बच्चों वाले सवाल अब नहीं पूछे जाते हैं। पूछ देता है कि डीएनए को पहली बार देखा किसने था, ठीक है, डीएनए को पहली बार देखा किसने दोस्तों, कार्लसबर्ग ने, ठीक है, कार्लसबर्ग ये वो हैं जिन्होंने पहले डीएनए को पहली बार देखा था। लेकिन वाटसन एवं क्रिक वो थे जिन्होंने ये डीएनए का पहला मॉडल जो है प्रस्तुत कर दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने, ठीक है। तो ये पूछे जाने वाले सवाल हैं। और क्रोमोसोम को किसने खोजा था, तो वाल्डेयर ने खोजा था। जीन की खोज किसने की थी, तो जोहानसन ने की थी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं भूलने हैं। अगर इस लकीरनुमा संरचना को सिकोड़ दें तो डीएनए को सिकोड़ दें तो फिर क्रोमोसोम के सिकोड़ दें तो वो फिर अंदर चला जाएगा किसके, न्यूक्लियस के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। एकदम छोटा सा रफली टॉपिक था, बस इंट्रो था, समझ लीजिए। तो आने वाली वीडियो में और इसके बारे में अच्छी जानकारी लेने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू।